हेलो। जी मैम। हेलो 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 हेलो। जी मैम। चलो, आज भी हम फाइनल अकाउंट्स कर लेते हैं, ठीक है। फिर अगले 3 दिन जो है हफ्ते के, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उस दिन स्टार्ट्स कर लेंगे। आज फाइनल अकाउंट्स करके इस चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। जी मैम, गुड आफ्टरनून। चलो, तो आज अपनी फाइनल क्लास होगी फाइनल अकाउंट्स की, ठीक है। हमें जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने थे, जितना कुछ सीखना था इस चैप्टर में, वो सब सीख लिया है। तो आज दो अच्छे से क्वेश्चंस पकड़ते हैं एडजस्टमेंट्स वाले, और उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी डाउट्स होंगी पूछिएगा। तो एक ये 17वां क्वेश्चन है जो हम करेंगे। अब इसमें देखो किस किस चीज के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो एक तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, दूसरा फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है। फिर है मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर एक और एडजस्टमेंट है, पेटेंट्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, उस पर डिप्रिसिएशन लग रहा है इन तीनों चीजों पे। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का एडजस्टमेंट है, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर एडजस्टमेंट है, मैनेजर कमीशन के ऊपर है, और लास्ट है लॉस बाय फायर, जो कि परचेज के ऊपर एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। इतनी चीजों के ऊपर आपका एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में। चलो, तो पहले शुरू करते हैं ऊपर से। और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग
चलो मैम, सबसे पहली चीज क्या दे रखी है? कैपिटल, और कैपिटल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो उसको एज इट इज बैलेंस शीट में लिख देते हैं। कैपिटल को 65,000 दे रखी है, इसको एज इट इज जाके लिख देते हैं। तो ऊपर से थोड़ी स्पेस छोड़ते हैं, यहां पे लिखते हैं कैपिटल 65,000। नेक्स्ट कह रहा है क्रेडिटर्स 36,800, करंट लाइबिलिटी क्रेडिटर्स 36,800। नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड, आपको रेंट रिसीव हुआ है, तो सेल्स के अलावा जितनी भी इनकम्स हैं वो कहां रिकॉर्ड होती है? पीएल के क्रेडिट पे, तो इसको भी कहां रिकॉर्ड करना होगा? पीएल के क्रेडिट पे। तो बाय रेंट रिसीव्ड, और ये है 600 रुपए, और फिर है परचेज रिटर्न 4,000 रुपए का, तो परचेज में से इसको लेस करना होगा, टू परचेजेस, और लेस करेंगे परचेज रिटर्न्स, कितने रुपए हैं? 4,000 रुपए। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है सेल्स कितने रुपए? 289,600 बाय सेल्स 289,600। वैसे इसके नीचे अभी लाइन नहीं खींचनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट हो ना इसके ऊपर, और परचेज के ऊपर थी भी एडजस्टमेंट्स। चलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कह रहा है 600 रुपए, और कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज करो, कितने से? 2,000 रुपए से। 2,000 रुपए से अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बढ़ाओ। तो 2,000 रुपए से अगर मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बढ़ाना है तो 2,000 रुपए का मुझे और प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और प्रोविजन बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पीएल में डेबिट करना पड़ेगा 2,000 रुपए से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना? 2,000 रुपए। अब ये तो मेरा आ गया पीएल में जो प्रोविजन लिखना है। अब मुझे आप ये बताओ कि मेरा क्लोजिंग प्रोविजन कितना होगा? मेरा क्लोजिंग प्रोविजन कितने रुपए का होगा? 600 रुपए का प्रोविजन था मेरे पास यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में, और एडजस्टमेंट ये है कि इंक्रीज करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू 2,000 रुपए। ओके, रुको 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 रुको, यहाँ पे एक चेंज है कि इंक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू 2,000 रुपए। तो इंक्रीज करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को कहां तक? 2,000 रुपए तक ही इंक्रीज करना है। तो 2,000 रुपए तक ही इंक्रीज करना है, यानी 600 का पहले से ही प्रोविजन बना हुआ है, 1,400 रुपए का और बनाना होगा। ठीक है, और ये जो 2,000 है ये क्या होगा? ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा यहां प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 16,050 रुपए, और इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट था। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को हमें पीएल में लिखना है, तो टू एडवर्टीजमेंट 16,050, और उसके बाद इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या है कि कहाँ था एडजस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट में? हाँ, कैरी फॉरवर्ड 2/3 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एज अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड यानी वो अभी तक यूज नहीं हुए हैं। ठीक है, उनको आपने एडवांस में पे कर दिया है। 2/3 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अनएक्सपायर्ड है, इसका मतलब है कि 2/3 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस प्रीपेड है। ठीक है, तो कितने एक्सपेंसेस आपने पे किए? 16,050। अब इसमें से 2/3 कितने होंगे? 16,050 का आप 2/3 करें तो कितना आएगा? 10,700। 10,700 के जो एक्सपेंसेस हैं वो प्रीपेड है, तो यह आपका प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है जो आपने खर्च किया है पैसा। और प्रीपेड जो होता है वो करंट एसेट भी होता है, आप जानते हो, तो उसको कहां करना होगा? यहां एसेट में एज अ करंट एसेट भी दिखाना पड़ेगा। तो प्रीपेड
एडवर्टीजमेंट 10,700। अब यह माइनस करके जो फाइनल आंसर होगा वो लिख लेते हैं, यह आएगा 5350। नेक्स्ट, गुडविल जो कि एक इनटैंजिबल एसेट है, उसको लिख लेते हैं। कितने की है? 49,000 की। उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं था तो उसको यहां लिख लेते हैं। गुडविल 49,000। मशीनरी 20,000 और इसके ऊपर एडजस्टमेंट था। मशीनरी के ऊपर क्या था? डिप्रिसिएशन था। मशीनरी के ऊपर कितना डिप्रिसिएशन है? 10%। तो 10% इसका कितना होगा? 2,000 रुपए लेस डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 18,000। और ये जो डिप्रिसिएशन की अमाउंट है इसको पीएल में डेबिट भी करना होगा बिकॉज इट इज अ लॉस एंड ऑल लॉसेस आर डेबिटेड इनटू पीएल अकाउंट। तो मशीनरी में कितना डिप्रिसिएशन लिख दें? 2,000। फिर नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड, इट्स अ गेन, तो इसको यहां पीएल में रिकॉर्ड करना होगा क्रेडिट पे। जनरल एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसको पीएल में डेबिट करना होगा 8600। नेक्स्ट क्या है? सेल्स रिटर्न 600 रुपए। सेल्स रिटर्न को ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करना है तो यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां कितना बचा? 2,89,000। उसके बाद क्या कह रहा है? डिस्काउंट अलाउड 500 रुपए, 5,000 रुपए। बीइंग अ लॉस, इसको भी यहां डेबिट करना होगा। नेक्स्ट कह रहा है पेटेंट्स 2,700 रुपए के। हाँ रुको, पेटेंट्स कितने? 2,700 रुपए के। और इसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 33 1/3%। तो 33 1/3% होगा इसका 900 रुपए। तो लेस कर देते हैं डिप्रिसिएशन, 900 रुपए। कितना बचा? 1,800। और ये 900 रुपए यहां जाके पीएल में डेबिट मार देते हैं। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 32,000 का। मम्मी बेकार की बातें ना करो। डेटर्स 12,500 रुपए।
डेटर्स 12,500 रुपये। फिर नेक्स्ट कैश एट बैंक 22,560। फिर ड्राइंग्स दे रखा है 5,000 रुपये। फिर परचेसेस दे रखा है 1,71,000 रुपये, उसको यहाँ लिखते हैं। और फिर परचेस के रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स थी उनको डील कर लेते हैं। परचेस से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं? बस एक ही है और कोई नहीं है खास, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है परचेस से रिलेटेड। वो क्या है? फायर ब्रोक आउट 20,000 रुपये की, विच वर नॉट इंश्योर्ड। ये गुड्स इंश्योर्ड भी नहीं थे, तो अगर इंश्योर्ड नहीं थे तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी। तो लॉस बाय फायर की वजह से गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं कितने? 20,000 रुपये के। 20,000 यहाँ से माइनस करते हैं, और गुड्स इंश्योर्ड नहीं थे तो सारे के सारा लॉस में चला जाएगा पैसा, सारा का सारा पैसा लॉस में चला जाएगा, तो पूरा का पूरा पीएल में डेबिट कर लेंगे। तो टू लॉस बाय फायर 20,000 रुपये। फिर कैरेज इनवर्ड्स है 1,500 रुपये का, इसको ट्रेडिंग में डेबिट किया जाए। इसमें बचा कितना है? रहेगा 4, 167, 147। टू कैरेज इनवर्ड्स 1,500 रुपये। वेजेस 23,000 रुपये। और वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट थी मेरे ख्याल से। एडजस्टमेंट क्या थी कि फर्नीचर कॉस्टिंग 45,000 रुपये वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2019, बट इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज नो पेमेंट वॉज मेड फॉर इट। ठीक है, हमने 45,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है और उसके लिए कोई पेमेंट वगैरह भी नहीं की गई है। ठीक है, उसके लिए पेमेंट वगैरह भी की नहीं गई है, तो उसके लिए कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेकिन फर्नीचर खरीदा तो है ना, और फर्नीचर अगर खरीदा है तो उसको यहाँ दिखाओ फिक्स्ड एसेट के रूप में। फर्नीचर कितने का? 45,000 का। अब आगे क्या कह रहा है? 5,000 रुपये वर पेड फॉर असेंबलिंग विच हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। ठीक है, अब 5,000 रुपये वेजेस पे किए गए इसी फर्नीचर के ऊपर, इसको असेंबल करवाने के लिए। और आपको मैंने ये बताया था ना कि जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं और अगर उसी वक्त उसके ऊपर कोई भी खर्चा किया गया है उस एसेट के ऊपर, तो वो खर्चा उसकी कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है एंड इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उस सिचुएशन में हम रिपेयर या वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं? हम उस एसेट का खुद का अकाउंट डेबिट करते हैं। तो यहां पे अगर ये हमने खर्चा किया है कि 5,000 रुपये वेजेस पे किए हैं इसी फर्नीचर के ऊपर जो हम इसी समय खरीद रहे हैं, तो ये क्या है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इसके लिए वेजेस अकाउंट नहीं बल्कि क्या, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। तो ये कहाँ जोड़ना चाहिए था? ये पैसे ये फर्नीचर में जोड़ने चाहिए थे। ठीक है, असेंबलिंग के, असेंबलिंग की ये जो कॉस्ट है ये यहाँ जोड़नी चाहिए थी, बल्कि कहाँ जुड़ गई है? वेजेस में जुड़ गई है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं और वेजेस में से घटा देते हैं 5,000 रुपये। लेस असेंबलिंग 5,000, यहाँ बचा क्या? 18,000। फिर फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन लगाना है 10% के हिसाब से।
तो 10% के हिसाब से अगर इसको डिप्रिसिएट करेंगे 50,000 को, तो यहाँ आएगा 5,000 रुपए। नहीं, लेकिन पूरा 5,000 आएगा नहीं डिप्रिसिएशन, क्योंकि 5,000 तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन होगा। लेकिन ये फर्नीचर खरीदा कब गया है? ये 1 जुलाई को खरीदा गया है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च बनते हैं 9 महीने। तो 5,000 का 9/12 कर देंगे। जितने महीने हमने एसेट को यूज किया, केवल उतने रुपए का, उतने महीने का हम डिप्रिसिएशन लगा सकते हैं। तो 5,000 इंटू 9/12 कितना होगा? यह आएगा 3750। ठीक है, 5,000 रुपए पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा, पर हम 5,000 का डिप्रिसिएशन यहाँ डेबिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने पूरे साल थोड़ी एसेट को यूज किया, हमने केवल 9 महीने यूज किया, तो 9 ही महीने का हमें डिप्रिसिएशन मिलेगा। 3750 कितना हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा 6650। और ये जो डिप्रिसिएशन है यहाँ एसेट में से भी कम करना होगा, लेस डिप्रिसिएशन 3750। $46,250। ठीक है, चलो 1 सेकंड रुकना बस। हेलो जी मैम, चलो आगे देखते हैं। आगे देखो क्या दे रखा है, पावर। पावर भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। ₹9,000। उसके बाद नेक्स्ट, इंश्योरेंस कितने रुपए दे रखा है? 22,000 रुपए। और इंश्योरेंस एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको पीएल में दिखाना होगा। और इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट भी दे रखा है। क्या एडजस्टमेंट है कि एनुअल इंश्योरेंस ऑफ 1,200 रुपए हैज बीन पेड अप टू 30 जून 2012। यानी आपने जो 1,200 रुपए का इंश्योरेंस ये पे किया है, ये क्या है? ये आपने 30 जून 2020 तक का पे कर दिया है, यानी 3 महीने का एक्स्ट्रा इंश्योरेंस पे कर दिया है। ठीक है, 9 महीने का इंश्योरेंस बराबर पे किया है, लेकिन 3 महीने का इंश्योरेंस आपने अगले साल का पे कर दिया है अभी, तो यानी 3 महीने का इंश्योरेंस प्री पे कर दिया है। तो अब वो 3 महीने का इंश्योरेंस निकलेगा कैसे? वो 3 महीने का इंश्योरेंस निकलेगा कैसे? तो ये 1,200 रुपए का इंश्योरेंस क्या है? 12 महीने का इंश्योरेंस है ना, तो 1,200 को 12 से डिवाइड करेंगे, और 3 महीने का इंश्योरेंस निकालना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सॉरी 9 महीने का, क्योंकि 3 महीने का तो प्रीपेड है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 3 महीने का सही निकाल रहे थे, 3 ही महीने का निकालेंगे, क्योंकि 3 महीने का प्रीपेड है, तो 9 महीने का आपका एक्चुअल एक्सपेंस है इसे का। ठीक है, आपने 30 जून तक का इंश्योरेंस पे किया ना, तो 30 जून तक का पे किया है, तो 3 महीने का एक्स्ट्रा पे किया है। 9 महीने का इंश्योरेंस इस साल का है, वो तो आप यहां डेबिट कर सकते हो, पर 3 महीने का जो एक्स्ट्रा पे कर दिया है वो प्रीपेड है, तो वो यहां से माइनस करना पड़ेगा। तो 3 महीने का निकालने के लिए 1,200 को 12 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 300 रुपए। 300 यहां से माइनस किया, कितना हो गया? 21,700। बट ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये हमारा एक एसेट भी होता है। ठीक है, ये हमारा एसेट होता है, और वो भी कौन सा? करंट एसेट होता है। तो इस करंट एसेट को क्या करना पड़ेगा? इसको हमें करंट एसेट्स में यहां लिखना भी पड़ेगा, प्रीपेड
इंश्योरेंस 300। अब एडजस्टमेंट्स में केवल दो ही एडजस्टमेंट्स बची है, क्लोजिंग स्टॉक, एक मैनेजर कमीशन। बाकी जो ट्रायल बैलेंस के आइटम है वही खत्म करने हैं। तो 4 आइटम है, उनको खत्म करते हैं। सैलरी है 46,390, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल में डेबिट करते हैं इसको। नेक्स्ट इनकम टैक्स है 5,000 रुपए का, ये ड्राइंग्स होती है क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस है, तो इधर कैपिटल में से लेस होगा एज अ ड्राइंग्स। उसके बाद बैंक लोन है 55,000 का, ठीक है। तो 55,000 का बैंक लोन, ये आपकी लाइबिलिटी है। नॉन करंट। और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,500 रुपए, ये आपका खर्चा है जो आपने पे किया होगा, और इनडायरेक्ट है तो यहां पे पीएल में डेबिट होगा। $1,500। अच्छा, एक इफेक्ट मैम बढ़ गया, रह गया था कि हमने जो यहाँ 45,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो ये या तो हमने कैश में खरीदा होगा या तो हमने उधार पे खरीदा होगा, ठीक है। ये 45,000 का फर्नीचर या तो हमने कैश में खरीदा है या तो उधार पे खरीदा है। ये चीज उसने क्लियरली दे रखी है कि अभी इसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो अगर इसकी पेमेंट नहीं हुई है तो ये फर्नीचर हमने उधार पे खरीदा है। तो अगर उधार पे खरीदा है तो हमारे क्रेडिटर्स भी 45,000 से इंक्रीज कर जाएंगे। तो क्रेडिटर्स 36,800 के थे, 36,800 में 45,000 के क्रेडिटर्स और बढ़ जाएंगे। तो हमारे क्रेडिटर्स की नई वैल्यू क्या होगी? हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे टोटल 81,800 के, ठीक है। 36,800 प्लस 45,000। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं आगे। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 23,000 रुपए का, तो इसको लिख लेते हैं। यहां पे लिख लेते हैं पहले करंट एसेट्स में। बाय क्लोजिंग स्टॉक और उसके बाद पूरा ट्रायल बैलेंस आपका हो चुका है मैम। सिर्फ एक एडजस्टमेंट बची है, वो कौन सी? ये वाली मैनेजर कमीशन वाली, कि आपको मैनेजर को 10% कमीशन देना है। और किसके ऊपर देना है? नेट प्रॉफिट के ऊपर बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग यानी 10/100 करना है प्रॉफिट का, ठीक है। और अगर आफ्टर चार्जिंग होता तो 10/110 करते हैं। तो चलो चलते हैं, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो डेबिट पे मैम आ रहा है 2,27,000
₹500 और क्रेडिट पे आ रहा है 227,500 नहीं आ रहा, सॉरी गलती से गलत आ गया। हम्म 2,07,500 आ रहा है और क्रेडिट पे है 3,12,000। डेबिट पे अमाउंट 2,07,500, क्रेडिट पे अमाउंट है 3,12,000 रुपए। बताओ मैम, ग्रॉस प्रॉफिट होगा ग्रॉस लॉस? बताओ ग्रॉस प्रॉफिट होगा ग्रॉस लॉस? तो प्रॉफिट होगा तो टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी माइनस करते हैं 3,12 में से 3,27 माइनस किया, ये कितना बचा 1,04,500। और उसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां उतार लिया जाएगा पीएल के क्रेडिट पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 1,04,500। टोटल कर देते हैं इसके दोनों पार्ट्स का 3,12,000 और इधर ये 3,12 और उसके बाद पीएल के टोटल की तरफ चलते हैं। पीएल में नेट प्रॉफिट निकालते हैं 14,0। जी मैम, मैम डेबिट पे आ रहा है टोटल 1,16,590 और क्रेडिट पे तो आपकी तीन ही अमाउंट है तो उनको जोड़ के आ जाएगा 1,06,900। ठीक है, डेबिट पे टोटल अमाउंट है 1,16,590 और क्रेडिट पे टोटल अमाउंट है 1,06,900। मैम बताओ नेट प्रॉफिट होगा कि नेट लॉस होगा? नेट लॉस होगा। और अगर नेट लॉस हो रहा है मुझे तो क्या मैं मैनेजर कमीशन निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा? कैसे मैम? का मतलब तो हाँ होता है। और अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप मैनेजर कमीशन कैसे निकाल सकते हो? यहां पॉइंट पढ़ो क्या कह रहा है। मैनेजर को कमीशन किसके ऊपर देनी है? 10% कमीशन देनी है और नेट प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट के ऊपर ही कमीशन देनी है। अगर नेट लॉस हो रहा है तो कहां से दे देंगे? उसने कंडीशन क्या लिखी है? नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन देनी है। तो नेट प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा ना, हमको तो लॉस हो रहा है। तो अगर लॉस हो रहा है तो हम कमीशन कहां से दे पाएंगे उसे? क्योंकि उसने तो कहा केवल प्रॉफिट हो रहा है तब उसके ऊपर कमीशन देनी है। तो अगर उसने नेट प्रॉफिट लिख दिया तो हम केवल नेट प्रॉफिट की ही सिचुएशन में उसको कमीशन दे सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं दिया जा सकता कमीशन, तो इस क्वेश्चन में उसको मैनेजर कमीशन नहीं मिलेगी क्योंकि यहां पे प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, लॉस हो रहा है हमें। ठीक है, और लॉस कितना होगा इसके लिए दोनों को माइनस कर देते हैं आपस में। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा समथिंग, हाँ, बाय नेट लॉस टोटल मार देते हैं 116,590
और ये नेट लॉस यहां से माइनस किया जाए। $45,310। अब टोटल करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों साइड्स का। $184,110। और इधर का टोटल भी आ रहा है 184,110। ठीक है, क्या क्लियर है मैम? ये क्वेश्चन क्लियर था? ओके, चलो फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपना। उसके बाद मंडे से जब दोबारा अकाउंट्स पढ़ेंगे हम लोग, तो नया चैप्टर शुरू करेंगे, सिंगल एंट्री।
चलो मैम, अब ये फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहली चीज कह रहा है एडजस्टमेंट्स देखो किस किस के ऊपर है। सैलरी के ऊपर है, आउटस्टैंडिंग वेजेस के ऊपर है, इंश्योरेंस, कमीशन, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और परचेज के ऊपर है। ठीक है, लॉस बाय फायर वाला। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है, दोनों ही करंट एसेट्स हैं। $80,000 और 1,20,000। नेक्स्ट, वेजेस 2 लाख रुपए दे रखी हैं। और वेजेस जो हैं वो आप यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे, और वेजेस के साथ साथ कुछ आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ था आपके एडजस्टमेंट्स में। कितना? 20,000 का। चलो उसको ऐड किया जाएगा फिर यहाँ, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000, 2,20,000। सेल्स दे रखी है 50 लाख रुपए। सेल्स 50 लाख। नेक्स्ट, मशीनरी 21,20,000 रुपए, और मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन दे रखा था